नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। मानवीय स्रोत, ये सभी इसके पहले जितने भी हमने स्रोत पढ़े वो सब प्राकृतिक स्रोत थे जिनके कारण मृदा प्रदूषण फैला। इन सभी प्राकृतिक स्रोतों द्वारा जो मृदा प्रदूषण फैलता है वास्तव में वो एक सीमित मात्रा में फैलता है और इतनी सीमा में रहता है कि मृदा उस फैले हुए प्रदूषण को स्वयं समाप्त कर लेती है, उसके द्वारा होने वाली क्षति की वो भरपाई कर लेती है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए होता है और वो मृदा की स्व क्षतिपूर्ति की क्षमता के अंतर्गत होता है। पर वर्तमान समय में जो हम मृदा प्रदूषण और भूमि प्रदूषण की समस्या को अपने समक्ष देख रहे हैं, उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक जो हैं वो हैं मानवीय कारक। और ये सभी मानवीय कारक विभिन्न मानवीय गतिविधियों और विभिन्न मानवीय स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। तो वे सभी स्रोत जो मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं मानवीय गतिविधियों के कारण, उन सभी का अध्ययन हम मानवीय स्रोतों के अंतर्गत करते हैं। चलिए देखते हैं कि मानवीय स्रोतों के अंतर्गत वो कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें मानव क्रियान्वित करता है और जिनके कारण मृदा प्रदूषण फैलता है। भूमि प्रदूषण का मुख्य स्रोत विभिन्न मानवीय गतिविधियां हैं जिनमें प्रमुख अग्र हैं। पहला है उद्योग, अर्थात उद्योगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां। विभिन्न उद्योग भूमि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं। कई प्रकार के उद्योग होते हैं। हम वर्तमान समय में हमने औद्योगिक क्रांति देखी। वर्तमान युग अपने आप में एक औद्योगिक युग है। वर्तमान समय में हर तरफ हर जगह उद्योग हैं और उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाए जाते हैं। उनमें से एक प्रदूषण है भूमि प्रदूषण और अलग अलग प्रकार के उद्योग अलग अलग प्रकार से भूमि का प्रदूषित करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि उद्योगों द्वारा किस प्रकार से मृदा को दूषित व प्रदूषित किया जाता है। उद्योगों से बड़ी मात्रा में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को खुले भूभागों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे निकटवर्ती भूमि प्रदूषित होने लगती है। पहली स्थिति क्या होती है? उद्योगों के अंदर विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और वहां विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। जब कच्चे माल से उत्पाद बनाए जाते हैं तो इस क्रिया के अंदर कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो कि उस उद्योग के अंदर अब काम के लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें कचरे के रूप में या त्याज्य पदार्थों के रूप में कहीं फेंक दिया जाता है और खुले में छोड़ दिया जाता है और कहीं भी उन्हें फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, वो उस क्षेत्र की भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हैं, वहां की भूमि की गुणवत्ता में गिरावट लाते हैं और भूमि प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं। पहली स्थिति तो यह है। इसके पश्चात उद्योगों की चिमनियों द्वारा छोड़ी जाने वाली विषैली गैसें व कण वर्षा जल के साथ भूमि पर आकर मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि उद्योगों के अंदर आप जानते हैं कार्य होता है, वहां पर धुआं निकलता है, विभिन्न प्रकार के कल कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलता है। इन चिमनियों में से राख भी निकलती है और विभिन्न प्रकार की गैसें भी निकलती हैं। पहली स्थिति में तो राख ऊपर से नीचे ठंडी होकर बैठती है और आसपास की मृदा पर जहां वो बैठती है वहां प्रदूषण फैलाती है। और दूसरी स्थिति के अंदर क्या होता है, ये जितनी भी विषैली गैसें हैं वायुमंडल की जल वाष्प के साथ क्रिया करके अम्लीय वर्षा के रूप में बरसती है, अर्थात अम्ल की वर्षा होती है। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि अम्ल कितनी खतरनाक चीज होती है। यदि वो हमारे त्वचा पर पड़ जाए तो वहां पर उसको जलाकर नष्ट कर देता है, पेड़ पौधों पर पड़ जाए तो उसे जलाकर नष्ट कर देता है। जब अम्लीय वर्षा होती है और भूमि के ऊपर अम्ल आकर गिरता है तो उस क्षेत्र विशेष की भूमि की गुणवत्ता में बहुत बड़ी गिरावट लाता है और वृहत स्तर पर भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। वायुमंडल में तैरते हुए विभिन्न ठोस कण जो उद्योगों द्वारा छोड़े हुए होते हैं अंततः धरातल पर आकर जमते हैं। अब क्या होता है, उद्योगों की चिमनियों से धुएं के रूप में विभिन्न प्रकार के कण वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। ये ठोस कण होते हैं, राख के कण होते हैं, महीन कण होते हैं। गर्म होने के कारण ये ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडे होते हैं ऊपर से आकर नीचे बैठने लगते हैं। और ये न केवल उस उद्योग के ऊपर ही बल्कि उसके आसपास काफी दूरी तक, क्योंकि ये वायु के प्रवाह के साथ काफी दूरी तक उड़कर चले जाते हैं और
एक बड़े क्षेत्र की मृदा के ऊपर ये जाकर बैठते हैं तो उस क्षेत्र की मृदा की गुणवत्ता में कमी लाते हैं और मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। उद्योगों से बहिर्स्राव के रूप में निकला हानिकारक रसायन युक्त जल मृदा में मिलकर उसकी गुणवत्ता को नष्ट करता है। अब आप ये देख चुके हैं, उद्योगों के अंदर जल का वृहत स्तर पर प्रयोग किया जाता है। आपने जल प्रदूषण के अंदर भी इस चीज को पढ़ा। अब दूसरी स्थिति में ये होता है कि जब उद्योगों से ये उपयोग में लाया गया जल, जो कि अब विषैला जल हो चुका है, अपनी गुणवत्ता खो चुका है, एक प्रदूषित जल है, आसपास की मृदा पर जब जाकर मिलता है, उसका वहां जमाव होता है, वो उसके के ऊपर फैलता है, तो इस जल के अंदर घुलनशील रसायन या हानिकारक रसायन क्षेत्र विशेष की मृदा की गुणवत्ता में कमी ला देते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को खत्म कर देते हैं और वहां पर मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। अनेक बार ठोस कचरे के रूप में निकले औद्योगिक अपशिष्टों को भूमि में गहरा दबा दिया जाता है, जो अंततः भूमि प्रदूषण का कारण बनते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं उनका निस्तारण करने के लिए उनको गड्ढा खोदकर भूमि में दबा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंततः वो भूमि में जाकर मिलते हैं और भूमि प्रदूषण का कारण बनते हैं। कागज एवं लुगदी उद्योग, तेल शोधनशालाएं, रसायन एवं उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग, डिस्टिलरी, ताप विद्युत गृह, संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग आदि भूमि प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख उद्योग हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो भूमि प्रदूषण फैलाने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। इनके द्वारा निकलने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, विभिन्न प्रकार के अन्य त्याज्य पदार्थ जो कि उद्योगों से निष्कासित कर दिए जाते हैं समीपवर्ती भूमि के ऊपर, जो आगे चल के भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। विभिन्न उद्योगों में भट्टियों व ताप विद्युत गृहों से बड़ी मात्रा में निकलने वाली राख निकटवर्ती क्षेत्रों में जमा होकर प्रदूषित करती है। अब आप देखते हैं कि कई सारे उद्योग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस प्रकार की गतिविधियां संपादित की जाती हैं जिनमें राख निकलती है। अब चिमनियों से ये राख निकलती है, एक तो उद्योगों से, और दूसरा हमने देखा है ताप विद्युत गृह। ताप विद्युत गृहों से तात्पर्य है ऐसे विद्युत उत्पादन करने वाले गृह जिसे हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं, जहां पर कोयले का प्रयोग किया जाता है। जब कोयला जलता है तो उसका धुआं निकलता है और धुआं निकलने के पश्चात उसमें बहुत महीन बारीक राख होती है जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। वो उस समय तो निकलकर वायुमंडल में फैल जाती है और वायु के साथ काफ़ी दूर तक के क्षेत्र में प्रवाहित होती है वायु के प्रवाह के साथ, और फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे बैठने लगती है। और जब वो नीचे बैठती है तो नीचे वाली भूमि पर आकर जम जाती है एक परत के रूप में, जिससे संपूर्ण भूमि को वो खराब कर देती है और भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आती है, भूमि की गुणवत्ता में ह्रास होता है और इस प्रकार से पर्यावरण अर्थात भूमि को वो प्रदूषित करती है। इस प्रकार का प्रदूषण ताप विद्युत गृहों के आसपास बहुतायत में देखा जाता है। जहां कहीं भी ताप विद्युत गृह होते हैं वहां पर इस प्रकार का सर्वाधिक प्रदूषण देखने को मिलता है। घरेलू अपशिष्ट, भूमि प्रदूषण का जो दूसरा मानवीकृत कारण है वो है घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट भूमि प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं अधिकांशतः अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में घरेलू अपशिष्ट भूमि प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बनकर उभर रहे हैं। घरों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट निकलता है, जिसमें प्लास्टिक का सामान, लोहे व एल्युमिनियम के डिब्बे, कांच व कपड़े के टुकड़े, कागज़, रबड़, लोहा लक्कड़, भवन निर्माण, प्रमुख नगरों में प्रतिदिन एकत्रित होने वाली सामग्री, खराब हुए खाद्य पदार्थ, लकड़ी व कोयले की राख, मल, पॉलीथीन की थैलियाँ आदि सम्मिलित हैं। ये सभी पदार्थ हमारे घरेलू अपशिष्टों के अंदर सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग हम अपने विभिन्न कार्यों के अंदर करते हैं और ये अपशिष्ट के रूप में बच जाते हैं। बचने के पश्चात हम इसे कचरे के रूप में अपने समीपवर्ती भूमि क्षेत्रों पर डाल देते हैं। लगातार एक बड़ी जनसंख्या द्वारा इस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ
कूड़ा करकट का जब निस्तारण समीपवर्ती क्षेत्रों की भूमि पर किया जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में कूड़ा करकट की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, ख़ास तौर से ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या का बहुत अधिक जमाव पाया जाता है, वहां पर इस प्रकार के कूड़ा करकट की बहुतायत होती है, क्योंकि छोटे क्षेत्र में अधिक जनसंख्या रहेगी, लोगों के लिए घर अपने उपभोग की सामग्रियां लेके आएंगे। इस प्रकार से जब उपभोग की सामग्रियां खत्म हो जाएंगी तो उनका जो कूड़ा करकट बचता है तो वहाँ कूड़ा करकट भी ज़्यादा होता है बड़ी जनसंख्या द्वारा, और वो आसपास के क्षेत्रों में फैला दिया जाता है, जिससे भूमि प्रदूषण की समस्या उभर कर सामने आती है। इस्तेमाल करो और फेंको की प्रवृत्ति तथा प्रयोज्य वस्तुओं के अधिकाधिक प्रचलन के कारण महानगरों में कचरों के ढेरों में बदलते जा रहे हैं। वर्तमान समय में एक नई प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है यूज एंड थ्रो की। आजकल अधिकांश उत्पाद इस प्रकार के आ रहे हैं कि हम उनको एक बार उपयोग में करके फेंक देते हैं, और जब उनकी आवश्यकता होती है तो हम संपूर्ण उत्पाद नया ले आते हैं। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है यूज़ एंड थ्रो वाली प्रवृत्ति, वो कचरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। जैसे इसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आजकल हम देखते हैं 2 से लेके 5 रुपए तक के जो पेन आते हैं, वो पेन यूज़ एंड थ्रो के होते हैं। एक बार उस बॉल पेन की रिफ़िल मतलब स्याही ख़त्म हो गई, इंक ख़त्म हो गई, तो हम उसको दूसरा फेंक देते हैं। पर आज से कुछ समय पहले तक हमने देखा था कि इस प्रकार के बॉल पेन आया करते थे कि हम 5 रुपये का या 10 रुपये का बॉल पेन लेकर आते थे, साथ में उसकी रिफ़िल भी आती थी, तो हम उसकी रिफ़िल निकाल के चेंज कर लिया करते थे और उस बॉल पेन को लंबे समय तक उपयोग में किया करते थे। पर इस तरह के कई सारे उत्पाद ऐसे आ रहे हैं जिनका केवल एक बार इस्तेमाल होता है, उसके पश्चात वो ख़राब हो जाते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। इसे कहते हैं यूज़ एंड थ्रो वाले उत्पाद। इस प्रकार के उत्पाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कचरे को बढ़ाते हैं। प्रयोज्य डिस्पोजेबल वस्तुएं जिसका प्रयोग केवल एक बार होता है वो हम फेंक देते हैं, तो बाहर महानगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार के उत्पादों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यही कारण है कि आज महानगरीय क्षेत्र वास्तव में एक कचरे के ढेर में बदलते जा रहे हैं। प्रतिदिन नगरों में जितना कचरा एकत्रित होता है उसका निपटान नहीं हो पाता। आज ये इस अध्ययन के आधार पर ये निकल कर सामने आया है, प्रतिदिन नगरों में जितना कचरा एकत्रित हो रहा है उनका उसी ही अनुपात में निस्तारण नहीं हो पा रहा, उसी अनुपात में उनका उचित रूप से निस्तारण नहीं हो पाता, जिस कारण वहाँ पर कचरा बढ़ता चला जाता है और ये कचरा किसी न किसी भूमि क्षेत्र के ऊपर एकत्रित होता है। जहाँ भी ये एकत्रित होता है उस क्षेत्र की भूमि पर बहुत बड़ा प्रदूषण फैलाता है। इसके कारण परिणाम स्वरूप अधिशेष कचरे के ढेर कई दिनों तक सड़ते हैं। अब क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो कचरे के ढेर लगातार एक के ऊपर एक कचरे के वहाँ ढेर बन जाते हैं और बहुत बड़ा कचरा का एक अंबार बन जाता है और वो कचरा सड़ने लगता है और कई दिनों तक सड़ता रहता है। कचरे की विशाल मात्रा तथा इससे होने वाले जल, वायु तथा भूमि प्रदूषण आज अधिकांश नगरों की प्रमुख समस्या है। नगरीय क्षेत्रों में जब हम देखते हैं तो खास तौर से जो प्रदूषण देखने को मिलता है वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण देखने को मिलता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों के अंदर एक छोटे क्षेत्र के अंदर अधिक जनसंख्या जमाव पाया जाता है। एक छोटे क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का बहुत ही अधिक दबाव होता है। इस वजह से जो भी प्राकृतिक रूप से संसाधन उपलब्ध होते हैं उनकी गुणवत्ता में अधिक उपयोग करने की वजह से गिरावट आने लगती है और ये गिरावट आगे चलकर प्रदूषण को जन्म देती है। नगर निकाय द्वारा उठाए जाने वाला कचरा भी प्राय नगरों के बाहर खुले में डाल दिया जाता है, जो निकटवर्ती क्षेत्र विकसित औद्योगिक राष्ट्र के मानव द्वारा में भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। अब क्या होता है, नगरीय निकाय क्षेत्र, जैसे आप नगर निगम, नगर परिषद की बात करते हैं, नगरीय क्षेत्रों से तो वो कचरा उठाकर ले जाते हैं पर उनका उचित ढंग से ऐसा निस्तारण नहीं हो पाता कि उस कचरे को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि नगरीय क्षेत्रों के बाहर खुले पड़े क्षेत्रों में, नगरीय सीमा के बाहर के क्षेत्रों में उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ की भूमि पर जहाँ इस कचरे को डाला जाता है ये संपूर्ण भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। कूड़ा करकट में से पुनर्चक्रीकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त न किए जाने अथवा दहनशील व
गलनशील न होने के कारण भारी धातुएं, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीथीन आदि पर्यावरण को दीर्घकाल तक दूषित करते हैं। अब बात निकलकर ये सामने आती है कि कचरे में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। उनमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पुनर्चक्रीकरण की प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा सकते हैं। पुनर्चक्रीकरण से तात्पर्य है रिसाइकिल करना, अर्थात कचरे में से ऐसे तत्वों को निकालकर उनको पुनर्चक्रीकरण रिसाइकिल की प्रक्रिया द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले उत्पादों में बदल दिया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि कचरे में सारे ही इसी प्रकार की वस्तुएं हों जिन्हें हम रिसाइकिल में यूज़ कर सकें। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम उपयोग रिसाइकिल में नहीं कर सकते, ना तो वो जलने योग्य होती है, ना वो गलने योग्य होती हैं। जैसे कुछ भारी धातुएं होती हैं, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीथीन, इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। और ये ऐसे तत्व हैं जो आसानी से मृदा के अंदर घुलते भी नहीं है, नष्ट भी नहीं होते, पर जब भी ये भूमि पर पड़ते हैं तो लंबे समय तक वहाँ बने रहते हैं और भूमि प्रदूषण को लंबे समय तक उत्पन्न करते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब कभी भी भूमि को खोदते हैं, किसी भी प्रयोजन के लिए खोदें, तो उसमें से कचरे के रूप में वहाँ पर कई बार लोहे के या और अन्य धातुओं के टुकड़े मिलते हैं, टिन के कैन मिलते हैं, और ख़ास तौर से हम देखते हैं तो हमें पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के टुकड़े, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से घुलनशील या गलनशील नहीं होते और लंबे समय तक भूमि में बने रहते हैं। तीसरा कारण है भूमि प्रदूषण का, वो अपने आप में, या मृदा प्रदूषण का, वो है मृदा अपरदन। मृदा का अपरदित होना भी भूमि को प्रदूषित करता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर से यदि मृदा अपरदित होती है तो वहाँ पर बची हुई भूमि के अंदर उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और जब कभी भी भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है तो ऐसी ही स्थिति को हम मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, इसके बारे में हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि मृदा अपरदन किस प्रकार से भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। यद्यपि मृदा अपरदन मुख्यतः प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मृदा को अपरदित करते हैं। वायु है, जल है, हिमानी है, इस प्रकार के कारण मृदा को अपरदित करते हैं। पर सर्वाधिक जो अपरदन का कारक होता है वो होता है प्रवाहित जल। किंतु अपरदन की दर को बढ़ाने में मानव अधिक उत्तरदायी है। प्राकृतिक कारणों से तो अपरदन होता है, पर इसकी दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी कौन है? मानव है। कृषि भूमि का विस्तार, अधिवासों का निर्माण, मार्गों का निर्माण, खनन, वन विनाश, अत्यधिक चराई आदि मानवीय क्रियाकलाप मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं। अब ये वो मानवीय गतिविधियां हैं जो मृदा अपरदन को बढ़ाती हैं। कृषि भूमि का विस्तार अर्थात किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को हटाकर वहाँ पर कृषि की जाती है, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर मृदा अपरदन की समस्या देखने में आती है। अधिवासों का निर्माण, मकान बनाते हैं, भूमि को खोदकर बनाते हैं, तो भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है, वहाँ मृदा अपरदन बढ़ता है। मार्गों का निर्माण, खनन, वन विनाश आदि ऐसी गतिविधियां हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा के अपरदन को बढ़ा देती हैं। इनके कारण मृदा ढीली हो जाती है व प्राकृतिक कारकों द्वारा अपरदन की गति बढ़ जाती है। इन सभी क्रियाओं से मृदा की जो दृढ़ता होती है, अपने आप में जो उसके संगठन के अंदर एक मजबूती होती है, इन गतिविधियों द्वारा उसमें ढीलापन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, और जब ढीली पड़ी हुई मृदा को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारक आसानी से अपरदित कर देते हैं। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको भूमि प्रदूषण के किन्हीं दो मानवीय कारणों या कारकों पर लेख लिखना है। यह प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में है, अतः आपको इसका उत्तर अधिकतम 200 शब्दों की समय सीमा के अंदर देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।